हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में ना लास्ट कॉन्सेप्ट ये पढ़ रहे थे कि जब भी एक कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती थी ना जब एक डायरेक्टर चला जाता था अपने टर्म एक्सपायर होने से पहले ही, जिसको हमने जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया था, वो डायरेक्टर अगर अपना टर्म एक्सपायर होने से पहले चला जाए तो उसको कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। तो उसकी जगह पे फिर क्या होता है कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आर्टिकल्स ने ये पावर दी हुई है, साइलेंट पावर है ये। 161(4) क्या कहता है कि ये लिखना जरूरी नहीं था एक्सप्रेसली आर्टिकल्स को कि पावर दी है या नहीं, ये माना जाएगा कि आर्टिकल्स पावर दे रहे हैं सेक्शन 161(4) में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर को इन प्लेस ऑफ ए वैकेंसी विच इज क्रिएटेड, कैजुअल वैकेंसी विच इज क्रिएटेड। अब जैसे एक डायरेक्टर चला गया तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, तो उसकी जगह एक डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर लेंगे और फिर इसकी अपॉइंटमेंट को इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टर आ जाएगा ऐसे। अच्छा, लेकिन जो अब ये डायरेक्टर आया है, तो अगर ये भी चला गया तो इसके जाने से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, बिकॉज इसको हमने अपॉइंट जनरल मीटिंग में नहीं किया था जैसे बाकी शेयर होल्डर्स को करते हैं। सिर्फ उसी डायरेक्टर के जाने पे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था और जो अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले चला गया। तो ये वाला डायरेक्टर जो इसके जाने पे आया, तो ये तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया था, तो और फिर बाद में शेयर होल्डर्स ने इसको अप्रूव किया था नेक्स्ट जनरल मीटिंग में, तो इसलिए इसके जाने से अब कैजुअल वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छा, इसके जाने से जो वैकेंसी क्रिएट होएगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी जगह पे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है वो कैजुअल डायरेक्टर नहीं होता। ठीक है, उसको भी वो सारी पावर्स मिलती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं जो हर एक डायरेक्टर को मिलती है। ठीक है, लेकिन पिछले डायरेक्टर जो ओरिजिनल डायरेक्टर था जिसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया था, अगर वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर था तो उसके जाने के बाद जो आता है डायरेक्टर, उसका उसको इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं कह सकते। मतलब पिछले डायरेक्टर का इंटरेस्ट अटैच नहीं कर सकते आने वाले डायरेक्टर के साथ जिसको कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट नहीं अटैच कर सकते पिछले वाले डायरेक्टर का आने वाले डायरेक्टर के साथ। ठीक है, दी न्यू डायरेक्टर शैल नॉट बी दी इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ठीक है, अच्छा, अगर वुमेन डायरेक्टर कंपनी ने अपॉइंट कर लिया बिकॉज ऑफ स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट हमें पता ही है लिस्टेड कंपनी में होती है हमेशा, या फिर पब्लिक कंपनी जिसमें 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल हो या 300 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर हो। अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी क्रिएट हो गई वुमेन डायरेक्टर के जाने से, तो बोर्ड को वो कैजुअल वैकेंसी फिल करनी होती है एट दी अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी भरनी होती है, बट किससे लेट नहीं, नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। मतलब ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं पहले वाले लेक्चर में कि वुमेन डायरेक्टर के केस में अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी आ जाए तो उसमें भी एक कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो उसको कब भरना होता है, जल्दी से जल्दी भरना है इस वैकेंसी को। लेकिन कम से कम मैंने बताया था ना इसमें 3 महीने तो मिलते ही हैं, तो अगली बोर्ड मीटिंग में भर देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये वैकेंसी, या फिर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। लेटर का मतलब है कम से कम 3 महीने दे रहा है, अगर वैकेंसी आज क्रिएट हुई है तो उसके 3 महीने में अगले, या फिर अगर बोर्ड मीटिंग है अगली में विच एवर इज लेटर। तो अगर बोर्ड मीटिंग पहले आ गई, वैकेंसी क्रिएट होने के 3 महीने के अंदर ही बोर्ड मीटिंग आ गई, तो 3 महीने तो दे ही रहे, तो फिर 3 महीने के अंदर भरेंगे, या 3 महीने के बाद अगर बोर्ड मीटिंग आई तो फिर 3 महीने के बाद अगर बोर्ड मीटिंग आई तो फिर बोर्ड मीटिंग पे भरेंगे। क्यों? क्योंकि 3 महीने तो दे ही रहा था और बोर्ड मीटिंग बाद में है, विच एवर इज लेटर बोला उसने। ठीक है, तो similarly is the case with an independent director whose intermittent vacancy must be filled at the earliest but not later than the next board meeting or 3 months from the date of occurrence of such vacancy whichever is later। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी वुमेन डायरेक्टर वाला ही रूल है, अगर वैकेंसी आ गई ध्यान से समझो कि 3 months मिनिमम मिल रहे हैं इसको फिल करने के। कहता है कि जैसे नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है, मान लो आज क्या डेट है, 23 मार्च है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 महीने कब हो जाएंगे, अप्रैल मई जून, 24 जून को 3 महीने हो जाएंगे। और अगर मान लो बोर्ड मीटिंग हमारी जो है 31 जुलाई को है,
तो कहता विच अगले 3 महीने फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन सच वैकेंसी, अगले 3 महीने कब कंप्लीट हो जाएंगे, तो मतलब 24 जून को, और फिर मीटिंग कब रखी है, 31 जुलाई को रखी है, तो विच एवर इज लेटर, मतलब 3 महीने कंप्लीट होना वैकेंसी की डेट से, या फिर अगली बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर। तो 24 जून को 3 महीने हो गए, और बोर्ड मीटिंग कब है, 31 जुलाई, तो विच एवर इज लेटर कौन सा है, 24 जून और 31 जुलाई में, 31 जुलाई, तो 31 जुलाई को भर देंगे फिर। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल में 24 जून को 3 महीने कंप्लीट हुए और अगर बोर्ड मीटिंग अगर 20 जून को रख ली, मतलब 3 महीने से पहले ही रख ली, तो इन्होंने नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर, तो फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 20 जून को है और 24 जून को 3 महीने हो गए, तो फिर लेटर डेट कौन सी है, 24 जून। तो मतलब कम से कम 3 महीने तो मिल ही रहे हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी अगर क्रिएट होती है, इंटरमिटेंट वैकेंसी जिसको कैजुअल वैकेंसी भी कह देती है, तो उतनी देर में भरनी ही भरनी है, ठीक है। लेकिन अर्जेंसी नहीं है। सो फार एज फिलिंग ऑफ एनी अदर कैजुअल वैकेंसी इज कंसर्न, दैट इज नॉट ऑफ ए वुमेन डायरेक्टर और ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर के केस में तो अर्जेंसी होती है कि इनकी वैकेंसी भरनी ही भरनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में भी कंपनी को वो प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं ना कि जहां पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा, और वुमेन डायरेक्टर में भी वो 100 करोड़ और 300 करोड़ वाली लिमिट है लिस्टेड और पब्लिक कंपनी में कि जहां पे एक रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी डायरेक्टर्स के केस में अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो वो अर्जेंसी नहीं है कि हाँ उसको भरना ही भरना है, क्योंकि जब तक वो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का क्लॉज पूरा हो रहा है सेक्शन 149(1) में जो हमने पढ़ा था, तो हमें बाकी डायरेक्टर्स, मतलब किसी के जाने से अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो भी गई, लेकिन अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पूरे हैं तो फिर हमें भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर जाएगा तो उसके केस में अर्जेंसी होती है, उसके केस में लाना ही लाना है, ठीक है, डायरेक्टर को उसकी जगह पे, ठीक है। तो वहां पे कैजुअल वैकेंसी भरनी ही भरनी है वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में। क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी के अफेयर्स मैनेज किए जा सकते हैं विदाउट अपॉइंटिंग एनीबडी, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन पोस्टपोन सच अपॉइंटमेंट। बाकी डायरेक्टर्स अगर गए वुमेन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के, तो उसमें कैजुअल वैकेंसी भरना जरूरी नहीं है अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूरे हैं। क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि यार इनके जाने से भी काम चल जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, तो फिर वो उस अपॉइंटमेंट को पोस्टपोन कर देंगे। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी। टर्म कितना होता है, कितना कार्यकाल होगा उस डायरेक्टर का जो किसी कैजुअल वैकेंसी के क्रिएट होने पे आता है। टिल सच टाइम अप टू विच द टर्म ऑफ द डायरेक्टर बिकॉज ऑफ whom द कैजुअल वैकेंसी वाज क्रिएटेड वुड हैव कंटिन्यूड। अब पिछला डायरेक्टर गया है, तो जितनी देर तक इसका कार्यकाल बचा है, मान लो कि पिछले डायरेक्टर के 4 महीने रह गए थे, अभी 4 महीने उसका टर्म एक्सपायर होने के लिए रह गए थे, तो जब वो गया तो जो उसकी जगह आएगा वो भी 4 महीने तक ही करेगा, ठीक है। ही शैल hold office up to the date up to which the director in whose place he is appointed would have continued in the office. In other words, up to the unexpired term of such director. तो आई थिंक ये काफी आसान है ये कॉन्सेप्ट। मतलब पिछले वाले डायरेक्टर का जिसके जाने से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है उसका जो अनएक्सपायर्ड टर्म है, बस उतने ही टर्म के लिए वो डायरेक्टर आएगा उसकी जगह, ठीक है। कंटिन्यूएशन क्लॉज इज एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द प्रोविजो मेंशन्ड अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4, बट फॉर द application of this continuation clause, the appointment made by the board needs to be approved by the members in the immediate next general meeting. सेक्शन 161(4) में एक कंटिन्यूएशन क्लॉज एप्लीकेबल होता है बिकॉज एक प्रोविजो दिया गया हुआ है सेक्शन 161(4) में। कंटिन्यूएशन क्लॉज का क्या मतलब हो गया कि यार काम चलते रहना चाहिए ना, एक डायरेक्टर गया कैजुअल वैकेंसी तो उसकी जगह दूसरा ले आओ। लेकिन इस केस में क्या है कि अब इस वाले डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग अपॉइंट कर रही है और फिर अगली नेक्स्ट मीटिंग में, इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे अप्रूव किया जाना चाहिए अगली जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स द्वारा, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ, अब नया सेक्शन आ गया सेक्शन 162, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स इज टू बी वोटेड इंडिविजुअली। सेक्शन 162 कंपनीज एक्ट का कहता है कि यार एक से ज्यादा अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं कर सकते। क्यों है ऐसा? कि मतलब एक रेजोल्यूशन से एक ही डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। मतलब अगर मान लो कि सिंगल रेजोल्यूशन से
एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे तो उससे शेयर होल्डर्स को हम अपने राइट से डिप्राइव कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर चॉइस टू रिजेक्ट ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल. In such a situation, either they will have to vote against or in favor of all the prospective directors. तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा रिजेक्ट करना किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को, unless they reject such resolution in toto, thus not appointing all the persons specified in that resolution. अब मिस्टर ए और मिस्टर बी को अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना है सपोज, तो अब मान लो कि शेयर होल्डर्स डिवाइडेड है, वो चाहते हैं कि मिस्टर ए आए, कुछ शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि नहीं मिस्टर बी आए. तो वो अब देखो ना, मिस्टर ए को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे ना मिस्टर बी को रिजेक्ट कर पाएंगे अगर एक ही रेजोल्यूशन से, मतलब इंडिविजुअल डायरेक्टर को नहीं ना रिजेक्ट कर पाएंगे, या तो दोनों को अपॉइंट करेंगे रेजोल्यूशन से, सिंगल रेजोल्यूशन से, या फिर दोनों को रिजेक्ट करेंगे. तो इसका मतलब ये हो गया कि सब शेयर होल्डर्स को म्यूचुअली डिसाइड करके, अब जैसे क्या है ना कि मिस्टर ए को या तो मिस्टर ए को अपॉइंट करेंगे और मिस्टर बी को रिजेक्ट कर देंगे सारे शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, या फिर मिस्टर ए को रिजेक्ट करके मिस्टर बी को अपॉइंट कर देंगे. तो उस केस में क्या होता है कि मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब सभी शेयर होल्डर्स जो हैं, कोई किसी की फेवर में है कोई किसी की फेवर में है. तो अब मिस्टर ए और मिस्टर बी को अगर सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट करना है, तो उस केस में क्या है कि सिंगल रेजोल्यूशन से अगर दो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो ए और बी को फिर या तो दोनों को ही अपॉइंट कर लेंगे या फिर दोनों को रिजेक्ट करना पड़ेगा. अब दोनों को अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर जो डायरेक्टर्स ए को अपॉइंट करना चाहते थे फिर वो भी नहीं ना कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एक ही रेजोल्यूशन से अगर ए और बी को लेके आ रहे हैं तो फिर या तो उसको अपॉइंट कर लेंगे रेजोल्यूशन के थ्रू दोनों को ही, ए और बी को. तो उस केस में जो अब नहीं चाहते थे कि हाँ भी किसी को रिजेक्ट करना चाहते थे, तो फिर उनका राइट वो डिप्राइव हो जाएगा. ठीक है, तो unless they reject such resolution in toto, thus not appointing all the persons specified in that resolution. So which is why section 162 कहता है कि यार हर एक इंडिविजुअल पर्सन को इंडिविजुअली वोट करो अपॉइंट करने के लिए एज अ डायरेक्टर. As stated in the box below, if certain conditions are satisfied, this provision shall not apply to a government company and its wholly owned subsidiary. तो गवर्नमेंट कंपनी तो अलग ही चलती है, गवर्नमेंट कंपनी और उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब कि जिसमें सारे शेयर्स गवर्नमेंट ने ही खरीदे हुए हैं सारे शेयर्स, ठीक है. तो गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, अपने आप ही अपना डायरेक्टर अपॉइंट करती है ना, उसमें वो कोई नोटिस देना होता था डायरेक्टर को कि हाँ अभी मैं अपनी इंटेंशन बतानी होती थी कोई कि हाँ अभी मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ. तो उसमें वो रूल्स नहीं ना लगते थे, हमने पढ़ा था कि सेक्शन भी 14 दिन पहले इनको कोई वो नोटिस नहीं देना पड़ता था कि हाँ अभी मैं बनना चाहता हूँ डायरेक्टर. गवर्नमेंट कंपनी तो सब कुछ अपने तरीके से करती है ना, गवर्नमेंट कंपनी हर चीज़ से अपने आप को बाहर रखती है. तो गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स को अगर चूज करना है तो उस केस में कोई मतलब ये रूल नहीं लगता, सेक्शन 162 वाला सेक्शन लग नहीं रहा कि एक ही रेजोल्यूशन से जो है जो भी दो डायरेक्टर्स नहीं लेके आ सकते. ये जो रूल है सेक्शन 162 है, ये गवर्नमेंट कंपनी और उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी पे नहीं लगता. मतलब गवर्नमेंट कंपनी और जो होली ओन्ड सब्सिडरी है उसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जितने मर्जी डायरेक्टर लेके आ सकती है एक रेजोल्यूशन से, ठीक है. तो अब इन नटशेल सेक्शन 162 के प्रोविजंस पढ़ लेते हैं कि दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर जो है एक सिंगल रेजोल्यूशन से लेकर नहीं आ सकते. मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हर एक पर्सन जिसको अपॉइंट करने एज डायरेक्टर उसको सेपरेट रेजोल्यूशन से अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है. As an exception, two or more persons can be appointed as directors by a single resolution if a proposal to move such a resolution has been agreed to at the general meeting without any vote being cast against it. दो या दो से ज्यादा लोगों को अगर एक ही रेजोल्यूशन से अगर लेके आना है तो उसके उसके लिए एक रूल है, लेकर आ सकते हैं लेकिन पहले एक प्रपोजल मूव करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में कि हाँ हम दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स को एक ही रेजोल्यूशन से लेके आना चाहते हैं. उसके लिए एक पहले प्रपोजल मूव करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और उस प्रपोजल के अगेंस्ट में एक भी वोट नहीं आना चाहिए. अगर एक भी वोट आ गया उस प्रस्ताव के अगेंस्ट कि हाँ अभी एक ही रेजोल्यूशन से दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स लेके आ रहे हैं, तो फिर नहीं पास कर पाएंगे रेजोल्यूशन, ठीक है, कि हाँ भी एक ही रेजोल्यूशन से दो या दो से डायरेक्टर्स ज्यादा लेके आओ. अच्छा एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा. कंपनी ने जनरल मीटिंग रखी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, 20 मेंबर्स थे प्रेजेंट उसमें जनरल मीटिंग में.
एक प्रस्ताव रखा गया मीटिंग में, प्रपोजल रखा गया कि 3 लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट करने एक ही रेजोल्यूशन से। तो प्रपोजल 17 शेयर होल्डर्स ने तो एग्री कर लिया, जिन्होंने इसकी फेवर में वोट किया, लेकिन 3 मेंबर्स जो बाकी थे उन्होंने वोट ही नहीं किया। तो वोट उसके अगेंस्ट तो नहीं ना आया, 17 ने फेवर में वोट किया, 3 ने वोट ही नहीं किया, तो इसके अगेंस्ट तो कोई भी वोट नहीं आया इस प्रपोजल के। तो इस केस में क्या है, मेजोरिटी भी है, तो तीनों पर्सन जिसको अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर सिंगल रेजोल्यूशन से, ठीक है। तो जो मेजोरिटी है वो एक सिंगल रेजोल्यूशन पास कर देगी, तो इस एज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। Resolution moved in contravention of the provisions stated in point 2 above shall be void whether or not objection thereto was raised at the time when it was so moved। अच्छा, 162 का 162 सबसेक्शन 2 में अगर उल्लंघन किया, सेक्शन 162 क्लॉज 2 में अगर ये क्या कह रहा है कि अगर जो पॉइंट 2 में अभी ऊपर लिखा है कि हाँ भी अगर रेजोल्यूशन पास किया सेक्शन 162 का उल्लंघन करके, तो वो रेजोल्यूशन वॉइड माना जाएगा। जबकि बता दिया गया ना कि यार एक से ज्यादा डायरेक्टर सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं कर सकते, अगर करना है तो पहले एक प्रपोजल मूव करना पड़ेगा मीटिंग में, और उसके अगेंस्ट में कोई वोट नहीं आना चाहिए एक भी, ठीक है, तभी कर सकते हैं, वरना नहीं। और अगर ऐसा किया तो वो कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, वो रेजोल्यूशन गलत मानी जाएगी और वॉइड मानी जाएगी। अ मोशन फॉर अप्रूविंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट और फॉर नॉमिनेटिंग अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज अ मोशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट। इसको एक मोशन कह देते हैं कि अगर किसी भी डायरेक्टर को नॉमिनेट करने के लिए या अप्रूव करवाने के लिए कि हाँ भी इसको लेके आना है अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसको बोल देते हैं मोशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट। अच्छा, सेक्शन 162 की ना कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, हर एक सेक्शंस की हमने देखे ना एग्जेम्पशंस आ रही थी, तो किस किस को अब ये एग्जेम्पशनें लग रही हैं देख लो। गवर्नमेंट कंपनी को लग रही है ये एग्जेम्पशन, जिसमें सारी शेयर कैपिटल जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदी हुई है, या फिर इसकी सब्सिडरी कंपनी जिसमें सारी शेयर कैपिटल गवर्नमेंट कंपनी नहीं खरीदी हुई है। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में सेक्शन 162 नहीं लगता, गवर्नमेंट अपने आप को हर चीज़ से ऊपर रखती है। गवर्नमेंट कहती है कि यार हम अगर अपनी कंपनी में लेके आएंगे डायरेक्टर, तो हम एक रेजोल्यूशन से चाहे 50 डायरेक्टर लेके आ जाए, हमें नहीं कोई रोक सकता, ठीक है ना। लेकिन वही कंडीशन है कि ये एग्जेम्पशन तभी लगेगी गवर्नमेंट कंपनी और उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी पे, अगर गवर्नमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में सेक्शन 137 में, या एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में टाइम पे फाइल किया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी ये सेक्शन ये एप्लीकेबल है, मतलब 162 सेक्शन जो है वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी नहीं लगता, प्राइवेट कंपनी भी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन वो भी एग्जेम्पशन तभी मिलेगी उनको अगर वही 137 में उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली फाइल किए आरओसी के पास, और 92 सेक्शन में टाइमली अपने एनुअल रिटर्न फाइल किए आरओसी के पास। प्राइवेट कंपनी को ये एग्जेम्पशन क्यों दे रहे हैं? अब प्राइवेट कंपनी के अंदर लोगों का पैसा नहीं ना लगा हुआ, तो प्राइवेट कंपनी को ये एग्जेम्पशन इसलिए मिल रही है ना, प्राइवेट कंपनी चाहे 10 डायरेक्टर अपॉइंट कर ले एक ही रेजोल्यूशन से, उसमें बाहर वाले लोगों का तो पैसा नहीं ना लगा हुआ, अपने ही लोगों का पैसा लगा हुआ है ना। प्राइवेट कंपनी में तो डायरेक्टर्स जो है भाई होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं आपस के ही लोग, ठीक है ना, जान पहचान के, तो बाहर वालों का तो पैसा लगा नहीं हुआ, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है इतनी, ठीक है। तो इसीलिए इनको कह दिया चाहे एक ही रेजोल्यूशन से 10 भी तुम अपॉइंट कर लो, भी तुम सेक्शन 162 में नहीं आ रहे, ठीक है। पर कंडीशन वही सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली फाइल करने हैं आरओसी के पास, और जो एनुअल रिटर्न है वो टाइमली फाइल करनी है आरओसी के पास। आगे आ जाओ चलो, सेक्शन 163 आ गया अभी। ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। जनरल रूल ये कहता है कि डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी में वो मेजॉरिटी द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, मतलब शेयर होल्डर्स जो हैं जिनके पास कम से कम 51% वोटिंग राइट्स हैं, वो इजीली नेगेट कर सकते हैं ना बाकी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के चॉइस को, who have substantial voting rights as high as up to 49% in the matter of appointment of directors। तो मेजॉरिटी द्वारा ही वोट किए जाते हैं ना डायरेक्टर्स, तो 51% जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं वो तो आराम से जीत जाएंगे। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास भी तो कम से कम उनके पास भी तो 49% वोटिंग राइट्स हैं,
अब इतने वोटिंग राइट्स होने के बावजूद भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि वो अपना एक डायरेक्टर लेके आ सकें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि ले देकर है तो 49% ही है ना, और मेजॉरिटी वालों के पास 51% है, तो 51% वाले ही जीतेंगे इस केस में। तो इस काइंड ऑफ अनप्लेजेंट सिचुएशन में which may create a confrontation in a company and adversely affect the managerial efficiency, तो सेक्शन 163 एक सिस्टम लेके आया है जिससे डायरेक्टर्स को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। अब 49% भी जो वोटिंग राइट्स हैं ये कोई कम थोड़ी ना है, उसके बावजूद भी अगर वो अपने शेयर होल्डर को अपॉइंट ना कर पाए, 49% वोटिंग राइट्स हैं जिनके पास, तो ये अनप्लेजेंट सिचुएशन है, और इससे क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा होगा शेयर होल्डर्स में आपस में। तो इसी के लिए सेक्शन 163 लेके आए हैं जो बताता है कि डायरेक्टर्स को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपॉइंट कैसे करते हैं। Provisions of section 163 are stated as under. Section 163 starts with the phrase notwithstanding anything contained in this act. तो इसका मतलब है कि ये ओवरराइड कर रहा है, ये सारे प्रोविजंस को ओवरराइड कर रहा है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 163। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि ये सारे कंपनीज एक्ट के ऊपर है ये, ठीक है, ओवरराइड कर रहा है। Articles of a company need to contain provisions for appointment of directors by proportional representation. Procedure as contained in the articles must be capable enough to enable the minority shareholders to have a proportionate representation on the board of directors. आर्टिकल्स में ना ऐसे प्रोविजन होने चाहिए जो बताएं कि हाँ कि हम डायरेक्टर्स को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट करेंगे। तो ये जो प्रोसीजर आर्टिकल्स में है उसमें मतलब केपेबल होना चाहिए वो प्रोसीजर, ताकि जिससे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी इनेबल किया जा सके, ताकि वो अपने बंदे को रिप्रेजेंट कर सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, टू हैव ए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आर्टिकल्स में एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो केपेबल होना चाहिए इनको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पावर देने के लिए, ताकि ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर सकें। तो आर्टिकल्स नीड टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मिनिमम, मतलब कि 2/3 और मोर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये 2/3 हमने कहीं पहले भी पढ़ा था। 2/3 हमने पहले कहाँ पढ़ा था, रोटेशनल डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना, कि टोटल डायरेक्टर्स के जो 2/3 होंगे वो रोटेशनल होंगे और उसमें से फिर 1/3 जो होते हैं वो रिटायरिंग होंगे। तो अब इसमें भी ना प्रिंसिपल ऑफ जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टर्स है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें भी क्या है, कम से कम 2/3 आर्टिकल्स को लिखना पड़ेगा कि कम से कम जो 2/3 नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के जो कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट किए जाएंगे। Such appointments to be made in accordance with the principle of proportional representation may use the following methods of voting. Voting according to the single transferable vote. It means a candidate gets elected if he secures the required votes fixed as quota, or voting according to a system of cumulative voting, or otherwise, that is adoption of any other transparent and effective method of voting, if it ensures that the board shall have a fair representation of the minority interest in case methods A and B are not adopted. अच्छा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट हो सकता है। अब ये जो मेथड है ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कहता वोटिंग अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इट मींस अ कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड इफ ही सिक्योर्स द रिक्वायर्ड वोट्स फिक्स्ड एज क्वोटा। मतलब एक क्वोटा रखा होता है कि हाँ भी अगर इतने वोट्स अगर इसको मिल गए कि हाँ, तो ये मतलब इसका इतना एक मतलब कोटा एक रखा गया होता है कि हाँ भी अगर इसको इतने वोट्स मिल गए तो ये ये बन जाएगा डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, ठीक है। एक कोटा फिक्स किया हुआ है कि हाँ भी अगर इतना नंबर ऑफ वोट्स अगर इसको मिल गए तो ये तो फिर ये जीत जाएगा, ये डायरेक्टर बन जाएगा। या फिर कहता
वोटिंग अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग, वही की मतलब क्यूमुलेटिव वोटिंग क्या होता है वो देखेंगे जब आएगा इसमें। Otherwise that is adoption of any other transparent and effective method of voting, या फिर और कोई ट्रांसपेरेंट या इफेक्टिव मेथड अगर है कोई वोटिंग का जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि हाँ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी, मतलब जिन शेयर होल्डर्स के पास 49% तक के वोटिंग राइट्स थे भी उनका भी बंदा होना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। तो अगर ऐसा कोई मेथड है इन दोनों को छोड़ के तो फिर वो फॉलो किया जाएगा। कौन सा? जो एक वोटिंग अकॉर्डिंग टू ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, जिसमें बताया जाता था कि हाँ भी एक कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसको रिक्वायर्ड वोट्स जितने फिक्स्ड हैं एज कोटा अगर उसको उतने मिल जाए, या फिर क्यूमुलेटिव वोटिंग का एक सिस्टम है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला है और क्यूमुलेटिव वोटिंग वाला जो है या तो इसके थ्रू हो जाएगा। और थर्ड कौन सा बताया कि वही ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव वोटिंग सिस्टम एक होना चाहिए जिसमें बोर्ड कहता है कि यार भी हाँ भी एक भी अगर फेयर रिप्रेजेंटेशन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे मिल रहा है अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को वो भी, तो बस ठीक है फिर बन जाएगा वो डायरेक्टर। तो सच अपॉइंटमेंट्स में बी मेड वंस इन एवरी 3 years, भी हर 3 सालों में ऐसी एक अपॉइंटमेंट करनी ही करनी है जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगी सेक्शन 163 में। और इसमें कितनी बताई है? कम से कम 2/3 जो डायरेक्टर्स हैं मिनिमम, जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसके कम से कम 2/3 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वो अपॉइंट किए जाएंगे, जिसमें 3 मेथड्स आ गए। रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना। या तो अकॉर्डिंग टू ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसमें कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है अगर उसको एक फिक्स नंबर ऑफ वोट्स मिल जाएं एज कोटा, ठीक है, जितने रिक्वायर्ड थे। फिर वोटिंग अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग, या फिर तीसरा कोई और ट्रांसपेरेंट या इफेक्टिव मेथड अगर कोई वोटिंग का है भी जिसमें इंश्योर किया जा सके कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी बंदा बोर्ड पे आ सके, ठीक है। और फिर ये हर 3 साल में एक बार मतलब करना ही पड़ेगा ये ना। सच अपॉइंटमेंट्स में बी मेड वंस इन एवरी 3 years, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हर 3 साल में एक डायरेक्टर अपॉइंट करना ही करना है, ठीक है। मतलब एक बार ये प्रिंसिपल मतलब एक डायरेक्टर नहीं, एक बार ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लगाना ही लगाना है हर 3 साल में एक बार। Casual vacancies of such directors shall be filled as provided in section 161 subsection 4, that is वही की आर्टिकल्स में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कैजुअल वैकेंसी भरी जाएगी। और अगर कोई प्रोविजन नहीं है आर्टिकल्स में तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे? बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू वैकेंसी को भर देते थे और बाद में later on such appointment may be regularized by the shareholders at immediately held general meeting, अगली जनरल मीटिंग में साथ की साथ इसको इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर देना है शेयर होल्डर्स ने। तो कैजुअल वैकेंसी अगर आ गई जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जो अपॉइंट किए गए थे डायरेक्टर्स, तो उसको भी कैजुअल वैकेंसी उनकी भी 161(4) वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से वही, अब क्या कहता कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 163, एक्सेप्शंस आ गई इस सेक्शन की। फिर से गवर्नमेंट कंपनी जिसमें सारे शेयर्स गवर्नमेंट के पास ही हैं। अब इसमें तो सारे शेयर्स ही गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है सारी शेयर्स अपनी कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के। तो इसमें क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसमें क्या 49% वोटिंग राइट्स? इसमें तो सारे वोटिंग राइट्स ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट तो वैसे ही मतलब इसमें कोई माइनॉरिटी वाली बात ही नहीं ना, इसमें तो सारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है। हालांकि माइनॉरिटी इसमें भी हो सकती है कि अगर 49% जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, 51% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन गवर्नमेंट हर एक रूल्स हर एक जो भी सेक्शन आता है कंपनीज एक्ट में उससे अपने आप को एग्जेम्प्ट कर लेती है, एग्जेम्पशन में लगाया हुआ है उन्होंने अपने आप को, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार हम हमारे केस में अगर हम डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे तो उसमें कोई वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी भी, हम जितने मतलब हम जितने मर्जी डायरेक्टर लेके आए जैसे मर्जी लेके आए, ठीक है। और सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, तो उसमें भी क्या है कि सारी पेड अप शेयर कैपिटल जो है अगर वो गवर्नमेंट कंपनी की होल्ड की हुई है
इस कंपनी ने, तो इसके ऊपर भी ये रूल्स जो सेक्शन 163 है नहीं लगता। तो मतलब गवर्नमेंट कंपनी और उसकी होली हेल्ड सब्सिडरी, तो वही इनके ऊपर ये सेक्शन 163 अप्लाई नहीं हो रहा, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टर्स फॉर देयर अपॉइंटमेंट। लेकिन कंडीशन वही है, ये एग्जामेशन में गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी ही कब आएगी, वही सेक्शन 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने टाइमली फाइल करे और एनुअल रिटर्न अपनी टाइमली फाइल करे सेक्शन 92 में आरओसी के पास। चलो सेक्शन 163 तक हो गया, अब आगे आ जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 164 में।